नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत कुमार आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अनन्या एकेडमी में। दोस्तों मैं आपको पिछली कक्षा में बुद्धि के बारे में पढ़ा रहा था, बुद्धि के सिद्धांतों को पढ़ा रहा था। तो आगे जो हम जिस बुद्धि के सिद्धांत को पढ़ेंगे वो है बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत। ठीक है, हायरार्किकल थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। और इस सिद्धांत को दिया था फिलिप वर्नर ने 1960 में। ठीक, तो फिलिप वर्नर ने बुद्धि का जो पदानुक्रम सिद्धांत दिया था, ये सिद्धांत ये कहता है कि जो बुद्धि में अनेक प्रकार की योग्यताएं होती हैं, वो योग्यताएं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती हैं। तो ये योग्यताएं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इस सिद्धांत को बुद्धि के पदानुक्रम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फिलिप वर्नर ने इस सिद्धांत में कहा कि ये जो पदानुक्रम होता है ये मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला इन्होंने बताया सामान्य कारक, जी फैक्टर। ठीक है, हमने स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत पढ़ा, जिसमें द्विकारक और द्विकारक सिद्धांत में बताया गया जी फैक्टर और एस फैक्टर। तो ये इनका जो सामान्य कारक सिद्धांत है फिलिप वर्नर का, ये स्पीयरमैन के जी फैक्टर से मिलता जुलता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि सामान्य कारक वास्तव में वे योग्यताएं होती हैं जो सभी व्यक्तियों में सामान्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, ये बुद्धि का जो सबसे सर्वाधिक व्यापक कारक होता है वो सामान्य कारक होता है, अकॉर्डिंग टू फिलिप वर्नर। फिलिप वर्नर ने कहा कि जो सामान्य कारक बुद्धि होती है यह उस पदानुक्रम में पहले स्थान पर होती है और यह बुद्धि का सबसे व्यापक रूप होती है, क्योंकि मानवीय योग्यताएं जितनी भी बुद्धि के अंतर्गत आती हैं उन सभी योग्यताओं में सबसे अधिक योग्यताएं जो होती हैं वो सामान्य कारक या जी फैक्टर के अंतर्गत आती हैं। इसीलिए इसको सबसे व्यापक रूप में बताया गया है। फिर दूसरी चीज़ इन्होंने बताया कि मुख्य समूह कारक है। मुख्य समूह कारक या मेजर ग्रुप फैक्टर ये प्रत्येक व्यक्ति में होता है, चूँकि ये जो कारक होता है वह उस व्यक्ति की पहचान होती है। जैसे कक्षा का कोई एक लड़का सुरेश है, उसकी गणित बहुत अच्छी है, या कोई एक लड़का है उसका एक्स लड़का है और उसकी आर्ट बहुत अच्छी है, कोई गाना बहुत अच्छा गाता है। इस प्रकार की प्रतिभाएं जो विशिष्ट तौर पर पाई जाती हैं वो आपकी मुख्य समूह कारक के अंतर्गत पाई जाती हैं। इसमें विशिष्ट योग्यताएं होती हैं और यह स्पीयरमैन के एस फैक्टर से मिलता जुलता है। ठीक है, अब अगली बात जो होती है इनके लघु समूह कारक। लघु समूह कारक एक ऐसी मानवीय योग्यता होती है जो फिलिप वर्नर के पदानुक्रम के तीसरे पायदान पर होता है, और इसके अनुसार इन्होंने ये बताया कि जो लघु समूह कारक बुद्धि है वह कई छोटे छोटे समूहों में बटी हुई है। यह कई छोटे छोटे समूहों में बट करके कार्य करती है। यह कई भागों में बटी हुई है। इसमें कुछ ऐसी योग्यताएं आती हैं जैसे मूल योग्यताओं के साथ साथ कुछ अन्य योग्यताएं। जैसे कुछ लोग गाना लिखने के साथ साथ वो गाना अच्छा गाते भी हैं। ठीक है, तो वो इसमें आ जाता है लघु समूह कारक में। इसीलिए उन्होंने कहा फिलिप वर्नर ने कि जो लघु समूह कारक होता है यह कई छोटे छोटे भागों में बटा होता है। ठीक, अब इनका आता है अगला कि विशिष्ट कारक एस फैक्टर। तो इसमें इन्होंने बताया कि ये जो इनका मुख्य कारक है ये जो छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है, इसके बाद इनका जो विशिष्ट कारक होता है वह उस व्यक्ति के अंदर ऐसी कोई योग्यता होती है जो सभी योग्यताओं में सबसे अधिक होती है। ऐसी योग्यता जो सबसे अधिक होती है वह किस में आती है? विशिष्ट कारक में आती है। ठीक है, ये आप विशिष्ट कारक एस फैक्टर ज़रूर है, लेकिन ये जो एस फैक्टर है वो स्पीयरमैन के एस फैक्टर से नहीं मिलता जुलता। स्पीयरमैन के जो एस फैक्टर है उससे आपका ये मिलता है मेजर ग्रुप ऑफ फैक्टर। इसलिए आप कभी कंफ्यूज ना होइएगा। ये जो लघु समूह कारक है ये आपका लघु समूह कारक है, ये आपका स्पीयरमैन के एस फैक्टर से मिलता जुलता है। इसलिए अगर इस पर कभी प्रश्न बनता है कि फिलिप वर्नर के बुद्धि के पदानुक्रम सिद्धांत में एक वह कौन सा कारक है जो स्पीयरमैन के एस फैक्टर से मिलता जुलता है,
तो उसमें सामान्य कारक, मुख्य कारक, मुख्य समूह कारक, लघु समूह कारक, विशिष्ट कारक। तो इसमें आप ऐसे लॉजिक लगाओगे कि विशिष्ट है, एस फैक्टर है, इसलिए ये उनके चूँकि जी कारक उससे मिलता जुलता है सामान्य से, तो विशिष्ट वाला विशिष्ट से मिलता जुलता है, तब आपका उत्तर गलत हो जाएगा। जी फैक्टर इनका जो है उनके जी फैक्टर से मिलता है, लेकिन इनका जो एस फैक्टर है वह स्पीयरमैन के एस फैक्टर से नहीं मिलता जुलता, बल्कि इनका जो लघु समूह कारक है, माइनर ग्रुप फैक्टर है, यह स्पीयरमैन के एस फैक्टर से मिलता जुलता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है वह एक निश्चित हायरार्की में, निश्चित पदानुक्रम में, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती है, और ये जो क्रम होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, अगर ऐसा प्रश्न आता है कि फिलिप वर्नर ने बुद्धि के कितने पदानुक्रम बताएं, तब आपका उत्तर होगा कि फिलिप वर्नर ने बुद्धि के 4 पदानुक्रम बताए हैं। इन्हीं चारों पदों में उन्होंने बुद्धि को रखा है। ठीक है, तो ये रहा आपके फिलिप वर्नर के बुद्धि का सिद्धांत। चूँकि बुद्धि के अनेक सिद्धांत हैं और हर मनोवैज्ञानिक के बुद्धि के संबंध में अपने अपने विचार हैं। अभी तक जितने विचारों को हम लोग पढ़ा है उसका आने वाले मनोवैज्ञानिकों ने खंडन किया, तो इसी तरीके से इनके भी विचारों का खंडन किया गया और आगे बुद्धि का एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जिसे तरल ठोस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बुद्ध के दूसरे सिद्धांत के बारे में बात करता हूँ, जिसे तरल ठोस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बुद्धि का जो तरल ठोस सिद्धांत है, इसको देने का जो श्रेय है आरवी कैटल को जाता है। बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत। ठीक, तो इसको दिया किसने था? आरवी कैटल ने दिया था। आरवी कैटल ने दिया था। ठीक है, इसमें ये जो इनका आरवी कैटल का सिद्धांत है, ये तरल ठोस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत। ठीक है, और जो दूसरी बात यह है कि इन्होंने जब तरल ठोस सिद्धांत दिया, इसके बाद इसी सिद्धांत से मिलता जुलता एक नया सिद्धांत दिया। किसने? जॉन हॉर्न ने। जॉन हॉर्न, इन्होंने दिया सिद्धांत बुद्धि का, और इनका सिद्धांत किससे मिलता जुलता है? कैटल के तरल ठोस सिद्धांत से। तो इसलिए जॉन हॉर्न की जो बुद्धि का सिद्धांत है उसका अध्ययन हम अलग से ना करके कैटल के तरल ठोस सिद्धांत के अंतर्गत ही करते हैं, क्योंकि इनका जो सिद्धांत है वो कैटल के सिद्धांत से मिलता जुलता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं आरवी कैटल के बुद्धि के सिद्धांत की। तो आरवी कैटल के जो बुद्धि का सिद्धांत है उसमें ये बताया गया कि जो बुद्धि होती है वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, आपका बताया गया तरल बुद्धि, ठीक है, और दूसरा बताया गया आपकी ठोस बुद्धि। ठीक है, बुद्धि को आरवी कैटल ने 2 भागों में बताया, पहला तरल बुद्धि, दूसरा ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि के अंतर्गत इन्होंने बताया कि तरल बुद्धि मानव की वो योग्यता है जो वह अपने वंशानुक्रम से हासिल करता है। यानी तरल बुद्धि क्या होती है? वंशानुगम प्राप्त होती है। बालक जो बुद्धि होती है, इन्होंने बताया कि वो 2 तरह से हासिल करता है, एक वंशानुक्रम से, एक वातावरण से। चूँकि बालक जिस प्रकार के इन्वायरमेंट में रहता है उसी प्रकार की उसकी बुद्धि का विकास होता है, और बुद्धि के विकास में वातावरण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस बात को आरवी कैटल ने मांगना और अपने बुद्धि के सिद्धांत में बताया कि ये जो तरल बुद्धि होती है वह वंशानुगत होती है, और यह
वातावरण द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरी बात इन्होंने बताया कि जो बालक या व्यक्ति होता है वह तरल बुद्धि का प्रयोग करके ठोस बुद्धि को अर्जित करता है। अब हम बात करते हैं, अब इसमें आप लिख सकते हैं वंशानुगत, ठीक है, क्योंकि ये वंशानुगत प्राप्त होती है और ये वातावरण से प्राप्त होती है, वातावरण, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो ठोस बुद्धि होती है इसका अर्जन बालक या व्यक्ति अपने वातावरण से प्राप्त करता है, ठीक है। अपने वातावरण में बालक जिस प्रकार के बौद्धिक कार्यों को देखता है उस तरह के कार्यों को वो सीख जाता है। जैसे एक बढ़ई का लड़का जिसके यहाँ बढ़ई का कार्य होता है वह देखते देखते वातावरण प्राप्त करते करते वह बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है, ठीक है। या किसी अन्य व्यवसाय है उसके यहाँ, जैसे गोल्ड स्मिथ है, सुनार है, उसके जो बिजनेस की बारीकियां होती हैं उनके घर के बच्चे भी धीरे धीरे उस वातावरण में रहते रहते समझने लगते हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से वातावरण बेस्ड होता है। जैसे किसी बच्चे को स्पोर्ट कॉलेज में रखा जाए तो वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा होगा कि वह किसी अच्छे स्पोर्ट की अंडरस्टैंडिंग रखने लगता है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जो बच्चा आके यहाँ पर सीखता है, जो वह वातावरण से ग्रहण करता है, वह उसकी ठोस बुद्धि के अंतर्गत आता है। इसीलिए आर.बी. कैटल ने कहा कि बालक ठोस बुद्धि का प्रयोग, तरल बुद्धि का प्रयोग करके ठोस बुद्धि का अर्जन करता है, एक चीज़। दूसरी बात ये कि कैसे अर्जन करता है, क्योंकि यह जो तरल बुद्धि सिद्धांत है वह स्पीयरमैन के जी फैक्टर से मिलता जुलता है, ठीक है ना, जी फैक्टर से मिलता जुलता है। और इनका जो ठोस सिद्धांत है वो एस फैक्टर से मिलता जुलता है, ठीक। अब आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि इनका जो आर.बी. कैटल का तरल बुद्धि सिद्धांत था यह स्पीयरमैन के जी फैक्टर से मिलता जुलता है। तो अब जी फैक्टर तो उनका जीनेटिक था, इनका भी जीनेटिक है, वंशानुक्रम से है। जी कारक ही वास्तविक बुद्धि माना है स्पीयरमैन ने, यहाँ इन्होंने आर.बी. कैटल ने भी वास्तविक बुद्धि माना है, क्योंकि जी कारक जब तक व्यक्ति के अंदर एक सामान्य स्तर की IQ नहीं होगी तब तक वह चीज़ों को नहीं समझ पाएगा, चीज़ों का अर्जन नहीं कर पाएगा, ना तो वो अधिगम कर पाएगा। तो इसलिए कहा गया कि जो तरल बुद्धि होती है वही वास्तविक बुद्धि होती है। जिस व्यक्ति में या जिस बालक में तरल बुद्धि नहीं होगी वह ठोस बुद्धि का अर्जन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ठोस बुद्धि का जो अर्जन होता है बच्चों वो वातावरण से होता है। अब वातावरण के प्रति आप तभी सेंसिटिव रह सकते हैं, वातावरण से देख कर के चीज़ें आप तभी सीख सकते हैं जब आपके अंदर एक सामान्य स्तर की बुद्धि हो। जब आपके अंदर या किसी बच्चे के अंदर अगर वो निम्न स्तरीय बुद्धि है तो इसका मतलब यह है कि उसकी जो तरल बुद्धि है वो कम है। तो जब निम्न बुद्धि का बालक है तो वातावरण में सीख ही नहीं सकता या बहुत कम सीख सकता है, सीखने की मात्रा बहुत कम होगी। अब जैसे एक कक्षा है तो कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहा है, वह एक जैसा पढ़ा रहा है, एक जैसी मेथोडोलॉजी से पढ़ा रहा है, लगभग एक जैसे आई ग्रुप के बालक होते हैं और एक ही कक्षा के बालक होते हैं, लेकिन बच्चे की जो समझने की मात्रा होती है वो अलग अलग होती है। हालांकि उस मात्रा के अलग अलग होने में कई फैक्टर हैं, लेकिन उन फैक्टर में से एक जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है तरल बुद्धि। जिस बच्चे में तरल बुद्धि की मात्रा जितना अधिक होती है और वह उस विषय वस्तु को अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट को उतनी अधिक मात्रा में अर्जन करता है। हालांकि ये 100% नहीं होता, लर्निंग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन उन सारे फैक्टरों में एक फैक्टर होता है बुद्धि, और उसमें से कौन सी बुद्धि? तरल बुद्धि। तो ये बात स्पष्ट हुई कि तरल बुद्धि ही वह बुद्धि होती है जिसका प्रयोग करके बालक या व्यक्ति किसी वातावरण की या बाह्य चीज़ों के ज्ञान को वो अर्जित करता है। दूसरी चीज़ कहा कि जो तर्क होता है, ठीक है, हम बात करते हैं इसमें तर्क की, ठीक है, ये तर्क भी जो है होता है वो कहाँ होता है? तरल बुद्धि में, ठीक है। तर्क आपका किस बुद्धि के अंतर्गत आएगा? तरल बुद्धि के अंतर्गत। क्योंकि जब हम वातावरण से कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, जब हम कोई समस्या समाधान करते हैं, तब हम तर्क के माध्यम से करते हैं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो तर्क होता है
वह तरल बुद्धि के अंतर्गत होता है या ठोस बुद्धि के अंतर्गत होता है। तब आप कहेंगे जो तर्क होता है वो तरल बुद्धि के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो अब दूसरा प्रश्न आता है कि अपनी समस्या का समाधान व्यक्ति किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करके करता है, तरल बुद्धि या ठोस बुद्धि। तब भी आपका उत्तर क्या होगा, तरल बुद्धि। यानी तरल बुद्धि में क्या होती है, समस्या समाधान होता है। इसको मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसकी जो तरल बुद्धि की मुख्य बातें होती हैं मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। पहली बात इसकी ये है कि ये स्पीयरमैन के जी फैक्टर से मिलता जुलता है। ठीक है, जी फैक्टर से मिलता जुलता है। ठीक है ना। दूसरी बात इसकी क्या है कि तरल बुद्धि का प्रयोग कर ठोस बुद्धि अर्जित की जाती है। ठीक है ना, तरल बुद्धि का प्रयोग करके ठोस बुद्धि अर्जित की जाती है। इसकी अगली महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात है तर्क करने की क्षमता। जो तर्क करने की क्षमता होती है बच्चों, ये किस में होती है, आपके तरल बुद्धि में होती है। ठीक है, अब अगली बात आती है समस्या समाधान। ये भी किस में आती है, आपकी तरल बुद्धि के अंतर्गत आता है। तरल बुद्धि का प्रयोग करके बालक या व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान होता है। ठीक है, अब अगला चीज है मस्तिष्क का हार्डवेयर। ठीक है, तरल बुद्धि को और क्या कहा जाता है, मस्तिष्क का हार्डवेयर कहा जाता है। अभी मैं इस पे कैसे प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, पहले इसके बारे में जानिए कि तरल बुद्धि क्या क्या है। ठीक है, अब अगला बात करते हैं कि यह संस्कृत द्वारा प्रभावित नहीं होती। यानी तरल बुद्धि पर कोई सांस्कृतिक प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि ठोस बुद्धि पर पड़ता है। फिर ठीक है, यह उम्र घटने के साथ घटती है। उम्र घटने के साथ घटना। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको डिटेल में बताते हैं कि ये क्या है। देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि आरवी कैटल के तरल बुद्धि ये और ठोस बुद्धि सिद्धांत की। ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि जो बुद्धि होती है वो दो प्रकार की होती है, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तो तरल बुद्धि की पहले हम बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो तरल बुद्धि होती है वो वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त होती है और जो ठोस बुद्धि होती है वो अर्जित होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि इनकी जो तरल बुद्धि है आरवी कैटल की, वह स्पीयरमैन के जी फैक्टर से मिलता जुलता है। ठीक। तीसरी बात क्या है कि जो तरल व्यक्ति होता है वो तरल बुद्धि का प्रयोग करके ठोस बुद्धि अर्जित करता है। वो तरल बुद्धि का प्रयोग क्या करने में करता है, ठोस बुद्धि को अर्जित करने में करता है। अगली बात आती है कि तर्क करने की जो क्षमता होती है वह किस प्रकार की बुद्धि में पाई जाती है, तरल बुद्धि में पाई जाती है। तरल बुद्धि में और क्या होता है, समस्या समाधान की जो क्षमता होती है वह भी तरल बुद्धि के अंतर्गत होती है। फिर अगली बात है कि मस्तिष्क का हार्डवेयर, जो तरल बुद्धि होता है उसे मस्तिष्क का हार्डवेयर कहा जाता है। लेकिन अगर देखिए, आपको अगर प्रश्न पूछेगा तो आप वहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे हो जाओगे कि हाँ, सॉफ्टवेयर कोमल उपागम होता है, हार्डवेयर ठोस उपागम होता है या कठोर उपागम होता है। लेकिन देखिए, जब आपको प्रश्न पूछा कि आरवी कैटल के तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्क का हार्डवेयर कौन होता है, तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि, दोनों, कोई नहीं। अब बताइए, तो अगर आप इस चीज़ पे कंफ्यूज हो गए
कि बात हार्डवेयर की हो रही है तो ठोस बुद्धि ही उसका हार्डवेयर होगा। अगर आप शाब्दिक अर्थ पे जाओगे तो ऐसे में आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। इसलिए आपको सावधानी रखना है कि मस्तिष्क का हार्डवेयर कौन है? तरल बुद्धि है। फिर अगर प्रश्न पूछता है कि व्यक्ति तरल बुद्धि का प्रयोग करके ठोस बुद्धि अर्जित करता है या ठोस बुद्धि का प्रयोग करके तरल बुद्धि अर्जित करता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए नहीं, तरल बुद्धि का प्रयोग करके व्यक्ति ठोस बुद्धि का अर्जन करता है। ठीक है ना। अगली बात आती है संस्कृति द्वारा प्रभावित नहीं। बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जो तरल बुद्धि होती है उसका प्रयोग वातावरण या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि नहीं, इसका प्रभावित नहीं कर पाती है। यानी बालक की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी हो या पर्यावरण कैसा हो या पर्यावरण का संदर्भ कैसा हो, ये सारी बातें आप इसको प्रभावित नहीं करती। तरल बुद्धि पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो सांस्कृतिक वातावरण हो चाहे प्राकृतिक वातावरण हो। अगली बात है कि इसकी एक विशेषता है कि यह उम्र घटने के साथ घटती है। ये भी आपको याद रखने वाली बात है कि वह कौन सी बुद्धि है जो उम्र घटने के साथ घटती है। तब आप क्या लिखोगे कि वो तरल बुद्धि है जो उम्र घटने के साथ घटती है। ठीक है ना। अब आपको ठोस बुद्धि समझना है तो आप इसका अपोजिट कर सकते हैं। ठोस बुद्धि वो होती है जो उम्र बढ़ने के साथ बढ़ती है, लेकिन तरल बुद्धि वो होती है जो उम्र घटने के साथ घटती है। ठीक है ना। तो बच्चों, ये हुआ आपका तरल बुद्धि। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं ठोस बुद्धि की। क्योंकि जो ठोस बुद्धि है वो उसका अध्ययन करना, वहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो इसलिए हम लोग इसका अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है। तो ये आपका तरल बुद्धि हुआ, जिसे बताया गया कि ये मस्तिष्क का हार्डवेयर है और इसी का प्रयोग करके व्यक्ति ठोस बुद्धि का अर्जन करता है और इस पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, इतनी बातें आप तरल बुद्धि के बारे में हमेशा रखें अपने समझ में। ठीक, अब हम बात करते हैं ठोस बुद्धि की। ठोस बुद्धि यह आरबी कैटल की बुद्धि का दूसरा प्रकार है। उन्होंने दो ही प्रकार बताया। ठीक है। तो इस बुद्धि में बताया कि यह ठोस बुद्धि एक ऐसी बुद्धि है जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। मैं अब इस चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट आपको दे देता हूँ कि पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित। ठीक है ना। तो इसकी पहली विशेषता है कि जो ठोस बुद्धि होती है वो पर्यावरण से प्रभावित होता है। बालक या व्यक्ति जितने अच्छे लर्निंग इन्वायरमेंट में रहेगा उसकी लर्निंग उतनी अच्छी होगी। जैसे ऐसे बच्चे जिनको बात करने का ज़्यादा मौका मिलता है परिवार में, वो उनका जो भाषा विकास है वो जल्दी होता है। ऐसे बच्चे जिनको बात करने का कम मौका मिलता है उनका भाषा विकास कम तेज़ी से होता है। तो ये आपका पर्यावरण वाली बात हुई। ठीक है। व्यक्ति जिस प्रकार के इन्वायरमेंट में रहता है उसी प्रकार की चीज़ों को सीख लेता है। अब बहुतायत देखा जाता है कि उसका इंटरेस्ट भी उसी एरिया में होता है। तो जाहिर सी बात है कि वो इस तरह की जो बुद्धि होगी वो कौन सी होगी? ठोस बुद्धि होगी। ठीक है। अब अगली बात हम करते हैं कि ये अर्जित होती है। देखा आपने कि जो तरल बुद्धि थी वो क्या थी? वो प्राप्त थी वंशानुक्रम द्वारा, लेकिन ये जो ठोस बुद्धि है ये क्या होती है? अर्जित होती है। अब किसका प्रयोग करके अर्जित किया जाता है? तरल बुद्धि का प्रयोग करके इसे अर्जित किया जाता है। और दूसरी चीज, यह स्पीयरमैन के इस कारक से मिलता जुलता है। अगली बात है। ठीक है ना। स्पीयरमैन के यस कारक, यानी किसी व्यक्ति में कोई विशिष्ट योग्यता होती है तो वो उसकी ठोस बुद्धि के अंतर्गत होगा। ठीक है। अगली बात हम इस पे करेंगे कि इन्होंने जो बताया कि
जो तरल बुद्धि का प्रयोग करके ठोस बुद्धि प्राप्त किया जाता है। बुद्धि का प्रयोग कर इसे प्राप्त किया जाता है। यानी इसको प्राप्त करना हो तो हमें किसका प्रयोग किया जाना है? हमको तरल बुद्धि का प्रयोग किया जाना है। अगली बात आती है कि ठोस बुद्धि का विकास वयस्कावस्था में भी होता रहता है। जैसे आपने देखा तरल बुद्धि, तो वो क्या थे कि एक उम्र के जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाती है आपकी तरल बुद्धि घटती जाती है, लेकिन जो ठोस बुद्धि होता है यह उम्र बढ़ने के साथ बढ़ता है। इसको आप कह सकते हैं कि इसका विकास वयस्कावस्था में भी होता रहता है। यानी जब व्यक्ति एडल्ट हो जाता है उसके बाद भी इस तरह की बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, अब हम बात ये करते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करके किसका अर्जन करता है, कौन वातावरणीय होता है, कौन जन्मजात होता है, इस सारे बिंदुओं पे हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ठोस बुद्धि के बारे में मैं बताना चाहूँगा। इसमें आप पहला पॉइंट है, ये जो ठोस बुद्धि होता है यह व्यक्ति अपने पर्यावरणीय कारकों से अर्जन करता है। दूसरी चीज़ है कि ये अर्जित किया जाता है, जन्मजात नहीं होता है। ठीक है, तीसरा है कि ये जो ठोस बुद्धि है स्पीयरमैन के इस कारक से मिलता जुलता है। ठीक है, और तरल बुद्धि का प्रयोग करके ठोस बुद्धि का अर्जन किया जाता है। इसका विकास वयस्कावस्था में भी होता रहता है। जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति के तजुर्बे और एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें बढ़ती रहती है ना, तो ये बातें क्या है, ठोस बुद्धि में है। इसलिए भी ठोस बुद्धि में है कि इनका अर्जन किया जा रहा है ना, जब ये अर्जन इनका किया जा रहा है तो ये क्या हो गई है, ठोस बुद्धि हो गई है। ठीक है, इसमें एक प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति के जीवन में पहले तरल बुद्धि का उपयोग करता है फिर ठोस बुद्धि का उपयोग करता है। अब इसके एक कॉमन बात आप नोट के अंतर्गत लिख सकते हैं कि जो व्यक्ति सर्वप्रथम किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करता है। आरबी कैटल के अनुसार व्यक्ति किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करता है, तो व्यक्ति सबसे पहले जो है तरल बुद्धि का प्रयोग व्यक्ति सर्वप्रथम करता है। मतलब अगर कोई बालक या व्यक्ति है तो सबसे पहले किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करता है, तरल बुद्धि का प्रयोग करता है। ठोस बुद्धि का प्रयोग बालक या व्यक्ति, आप इसमें कंफ्यूज ना होइए, बाद में करता है। अब मैं इसका कारण बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो तरल बुद्धि होती है ये वंशानुक्रम होती है, बच्चों के को जन्म से मिलती है, इसलिए ये इनका प्रयोग पहले करता है। लेकिन जो ठोस बुद्धि होती है वो अर्जित होती है, तो व्यक्ति पहले बढ़ता है, धीरे धीरे उसके अनुभव सेंसेशंस का विकास होता है, तो वह धीरे धीरे चीज़ों को ग्रहण करता है। जब ग्रहण करता है फिर उन अनुभवों का प्रयोग बाद में करता है। तो इसीलिए तरल बुद्धि का प्रयोग पहले करता है और ठोस बुद्धि का प्रयोग बाद में करता है। ठीक है, और बाद में करने के अलावा भी तरल बुद्धि का ही प्रयोग करके बाद में वो ठोस बुद्धि का प्रयोग अर्जन करता है। तो लेकिन एक इसमें कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी वो ये है बच्चों कि अभी तक ऐसा कोई शोध नहीं ऐसा आया है या कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं मिला है जो यह क्लासिफिकेशन कर सके कि ये तरल बुद्धि है और ये ठोस बुद्धि है। तो ठोस बुद्धि और तरल बुद्धि के अंतर करने वाला कोई स्पष्ट शोध प्रमाण नहीं है, इसलिए इनका आरबी कैटल का यह बुद्धि का सिद्धांत भी काफ़ी संदेहास्पद है। फिर भी यह मनोविज्ञान के अंतर्गत बुद्धि को समझने में एक विशेष प्रकार की सहायता करता है,
इसलिए हम लोग इस प्रकार की बुद्धि का अध्ययन करके हम अपने वातावरण को समझ सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ बात ये आती है कि ये जो कारक होता है इनका आरबी कैटल का, यह हमें एक नई दिशा, एक नई बातें बताती है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अब हम अगली कक्षा में बुद्धि का अगला सिद्धांत पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू।